जिस माँ को बेटे ने जेल भिजवाया, उसी माँ को देखकर जज साहब कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। अगले 5 मिनट में अदालत में जो हुआ उसने सबको हिला दिया। कहानी आखिर तक सुनना। पटना की सुबह हमेशा की तरह गंगा की ठंडी हवा के साथ शुरू हुई थी। घाटों पर लोग स्नान कर रहे थे, मंदिरों की घंटियां बज रही थीं और चाय की दुकानों पर राजनीति से लेकर महंगाई तक हर विषय पर चर्चा चल रही थी। लेकिन इसी शहर में एक गली ऐसी भी थी जहां उस सुबह सन्नाटा था। कदम कुआं की तंग गली में खड़ा एक पुराना सा मकान, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थी, आज किसी अनहोनी की गवाही देने वाला था। उसी मकान में रहती थी शारदा देवी। उम्र लगभग 60 के आसपास, झुकी हुई कमर, सफेद होती चोटी और आंखों में ऐसा धैर्य जिसे देखकर लगता था कि जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। शारदा देवी के जीवन का एक ही सहारा था, उनका बेटा राघव। पति को गुजरे 15 साल हो गए थे। मजदूरी करके उसको दूसरे के घरों में काम करके उन्होंने राघव को पाला था। पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाया, वैसे बड़े सपने दिखाए और हर बार खुद को पीछे रखकर बेटे को आगे बढ़ाया। उस सुबह शारदा देवी जल्दी उठ गई थी। रात भर नींद नहीं आई थी, उनके हाथ कांप रहे थे। जब उन्होंने मिट्टी के चूल्हे पर चाय रखी, बार बार उनकी नजर दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। दरअसल आज राघव को अदालत जाना था। राघव अब कोई आम लड़का नहीं था। पटना की सिविल लाइंस में उसका नाम जाना जाने लगा था। वो एक उभरता हुआ वकील था। तेज दिमाग, साफ कपड़े और बोलने में ऐसा प्रभाव कि लोग सुनते रह जाए। शारदा देवी को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन आज उस गर्व में कहीं ना कहीं डर भी मिला हुआ था। दरवाजा खुला, राघव अंदर आया। सूट बूट में, हाथ में फाइलें, चेहरे पर गंभीरता। शारदा देवी ने जैसे ही उसे देखा, उनके मुंह से बस इतना निकला, खा ले बेटा, खाली पेट मत जाना। राघव ने उनकी तरफ देखा, लेकिन आंखों में अपनापन नहीं था। आज देर हो रही है माँ, कोर्ट में जरूरी केस है। शारदा देवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। और माँ का दिल जानता था कि बेटा बदल रहा है। अब वो वही राघव नहीं रहा जो कभी स्कूल से आकर उनके पैर दबाया करता था। राघव जाने लगा, तभी शारदा देवी ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, आज जो केस है वो उसी आदमी का तो नहीं है जिसने मुझे फंसाया है? राघव ठिठक गया। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने बिना पीछे देखे कहा, माँ, कानून भावनाओं से नहीं चलता। और दरवाजा बंद हो गया। फ्लैशबैक 5 साल पहले की बात थी। शारदा देवी पर आरोप लगा था कि उन्होंने पड़ोस के घर में चोरी की है। इल्जाम झूठा था, लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे, और उन सबूतों को अदालत में पेश करने वाला वकील उनका अपना बेटा राघव था। उस दिन शारदा देवी ने पहली बार जाना था कि कानून की किताबें माँ बेटे के रिश्ते से बड़ी हो सकती हैं। राघव ने अदालत में कहा था, माय लॉर्ड, कानून सबके लिए समान है, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। जज ने फैसला सुनाया। शारदा देवी को 3 साल की सजा। जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, तब शारदा देवी ने पीछे मुड़कर देखा था। राघव सिर झुकाए खड़ा था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पे बद्दुआ नहीं थी। वर्तमान 3 साल की सजा पूरी करके शारदा देवी बाहर आ चुकी थी, लेकिन समाज की जेल अभी भी बाकी थी।
लोग उन्हें चोर कहते थे। घर में काम मिलना बंद हो गया था और बेटा बेटा दूर हो गया था। आज वही केस फिर से खुलने वाला था। एक नया जज आने वाला था और शारदा देवी को गवाही के लिए बुलाया गया था। कचहरी परिसर में भारी भीड़ थी। पटना हाई कोर्ट की पुरानी इमारत लाल ईंटों से बनी, जैसे सैकड़ों कहानियां अपने अंदर समेटे खड़ी थी। शारदा देवी धीरे धीरे चलती हुई अंदर पहुंची। उनकी साड़ी साधारण थी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में डर। कोर्ट रूम में जज के आने से पहले सब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। राघव सामने की बेंच पर बैठा था। माँ बेटे की नजरें मिली, लेकिन दोनों ने तुरंत नजरें हटा ली। तभी कोर्ट में आवाज गूंजी, जज साहब पधार रहे हैं। सब खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही जज साहब अंदर आए, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कोर्ट को सन्न कर दिया। जज साहब की नजर जैसे ही शारदा देवी पर पड़ी, वे रुक गए। उनका चेहरा बदल गया, हाथ में पकड़ी फाइल कांपने लगी। अगले ही पल वो दृश्य हुआ जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जज साहब अपनी कुर्सी से उठे और सीधे शारदा देवी के सामने आकर खड़े हो गए। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब गया। राघव की आंखें फैल गई। वकील, पुलिस, दर्शक सब एक दूसरे को देखने लगे। शारदा देवी घबरा गईं। बेटा, क्या हुआ? उन्होंने डरते हुए पूछा। जज साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, माँ, मुझे पहचानती हैं? शारदा देवी ने गौर से देखा। फिर अचानक उनके हाथ कांपने लगे। अरे, तू तू तो वही है। जज साहब ने सिर झुका लिया। उस पल अदालत नहीं बल्कि किस्मत का दरबार लगा हुआ था। कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं था। पटना हाई कोर्ट की उस विशाल इमारत में जहां रोज सैकड़ों मुकदमे सुने जाते थे, आज एक अनदेखा मुकदमा चल रहा था। रिश्तों का, जमीर का और उस कानून का जो कभी इंसान से बड़ा हो जाता है। जज साहब अब भी शारदा देवी के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी और चेहरे पर वर्षों पुराना अपराध बोध साफ झलक रहा था। कोर्ट का एक कर्मचारी आगे बढ़ा। माय लॉर्ड, कोर्ट की कार्रवाई। लेकिन जज साहब ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पूरा कोर्ट स्तब्ध रह गया। ऐसा दृश्य किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। शारदा देवी की सांसें तेज हो गई थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा, तुम कौन हो? और ऐसे सबके सामने? जज साहब ने धीरे से कहा, माँ, आप मुझे भूल गई, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल पाया। अब कोर्ट रूम में खुसर पुसर शुरू हो गई। सबके मन में एक ही सवाल था, ये रिश्ता क्या है? बीते समय की परछाइयां। जज साहब ने अपनी कुर्सी की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। आज से 22 साल पहले जज साहब ने कहना शुरू किया, मैं भी पटना की उन्हीं गलियों में भटकता एक बेसहारा बच्चा था, जिन गलियों में आज भी सैकड़ों बच्चे भूखे सोते हैं। उनकी आवाज में दर्द उतर आया। मेरा नाम तब अमित था। माँ नहीं थी। बाप शराब में डूबा रहता था। एक दिन वो मुझ भी हमें छोड़कर चला गया। मैं स्टेशन पर रहने लगा था। शारदा देवी की आंखों में चमक आई। यादें जैसे उनके सामने तैरने लगी। एक दिन जज साहब बोले,
मैं पटना जंक्शन पर बेहोश पड़ा था। 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। तब एक औरत आई थी, फटी साड़ी, लेकिन दिल इतना बड़ा कि मुझे अपने घर ले गई। ये कहते हुए उन्होंने शारदा देवी की ओर देखा। आपने मुझे खाना खिलाया, मेरे जख्मों पर हल्दी लगाई और कहा, जब तक सांस है तू मेरा बेटा है। शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, तू अमित ही तो था। सब्जी बेचने जाती थी और तू घर में बैठकर राघव को पढ़ाता था। कोर्ट में बैठे लोग सांस रोके सुन रहे थे। 3 साल की ममता। अमित आगे बोले, 3 साल तक मैं आपके घर रहा। आपने कभी फर्क नहीं किया कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। राघव के साथ मुझे भी स्कूल भेजा। जब पहली बार मैं पास हुआ तो आपने मिठाई खरीदी थी, वो भी उधार में। राघव की उंगलियां कांपने लगी। वो पहली बार उस कहानी को सुन रहा था जो उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन उसे कभी बताई नहीं गई थी। फिर एक दिन अमित की आवाज भारी हो गई। मेरा बाप लौटा। उसने कहा, अब तू मेरे साथ चलेगा। आप रोई थी। माँ, आपने मुझे जाने नहीं देना चाहा था। शारदा देवी ने सिसकते हुए कहा, तू गया और फिर कभी लौटा ही नहीं। अमित ने सिर झुका लिया, क्योंकि जिंदगी ने मुझे दूसरी राह पर डाल दिया। मेरे बाप ने मुझे मजदूरी पर लगा दिया, मारपीट की, लेकिन आपके दिए संस्कार मुझे अंदर से मजबूत बनाते रहे। कानून गिरा है एक दिन। अमित बोले, मैंने ठान लिया कि पढ़ूंगा। रात में काम, दिन में पढ़ाई। लॉ की पढ़ाई की, फिर जज बना। पूरा कोर्ट सन्न था। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि जिंदा हकीकत थी। अमित ने गहरी सांस ली। और आज आज मैं उसी माँ के सामने खड़ा हूं जिसे मेरा भाई, वे रुके, मेरा छोटा भाई राघव कानून के नाम पर जेल भिजवा चुका है। अब सबकी नजर राघव पर थी। राघव का टूटना, राघव की दुनिया जैसे एक पल में बिखर गई। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई। वो अचानक खड़ा हो गया। माय लॉर्ड, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर ये सच है तो मुझे कुछ कहना है। जज अमित ने उसे देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। राघव ने अदालत की ओर देखा। मैंने कानून को भगवान माना। मुझे सिखाया गया है कि कानून अंधा होता है। उसने शारदा देवी की ओर देखा, लेकिन आज समझ आ रहा था कि अंधा कानून इंसान को अंधा बना देता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, जब मैंने तुम्हारे खिलाफ केस लड़ा तब मैं जीतना चाहता था। मैं नाम, शोहरत और अपनी तरक्की के पीछे भाग रहा था। शारदा देवी कुछ नहीं बोली, बस बेटे को देखती रही। सच की परतें। अमित ने फाइलें खोली। इस केस में जो सबूत पेश किए गए थे उनमें कई खामियां हैं। सीसीटीवी फुटेज अधूरी थी। गवाहों के बयान खरीदे गए थे। कोर्ट में हलचल मच गई। इसका मतलब एक वकील ने फुसफुसाकर कहा, शारदा देवी को जानबूझकर फंसाया गया था। अमित की आवाज गूंज उठी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या न्याय सिर्फ सबूतों से होता है या सच्चाई से? माँ की चुप्पी। अब तक शारदा देवी चुप थी। अचानक उन्होंने बोलना शुरू किया। बेटा अमित, उन्होंने कहा, तू बड़ा आदमी बन गया। मुझे खुशी है। और राघव, तू भी अपने रास्ते पर चला। उन्होंने गहरी सांस ली। लेकिन जब माँ जेल जाती है ना, तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी कैद हो जाती है। पूरा कोर्ट रो पड़ा। मैंने जेल में हर रात यही सोचा। शारदा देवी बोली कि मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मैं ही गलत रही होंगी। राघव फूट फूट कर रोने लगा। फैसले से पहले
अमित ने हथौड़ा उठाया लेकिन रोका। ये केस अब सिर्फ कानून का नहीं रहा। उन्होंने कहा, यह आत्मा का मामला है। उन्होंने घोषणा की, कोर्ट इस केस की दोबारा पूरी सुनवाई करेगा। पूरा कोर्ट खड़ा हो गया। शारदा देवी की आंखों में पहली बार उम्मीद जागी। अंत की ओर बढ़ता तूफान। कोर्ट से बाहर निकलते समय राघव ने शारदा देवी के पैर छुए। माँ, मुझे माफ कर दो। शारदा देवी ने उसका सिर सहलाया। माफी माँ से नहीं, अपने जमीर से मांगी जाती है बेटा। अमित दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर संतोष। उसे पता था असली लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि जिन लोगों ने शारदा देवी को फंसाया था वे बहुत ताकतवर थे और सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती। पटना हाई कोर्ट के बाहर उस दिन अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कोई अनकहा डर तैर रहा था। जिन गलियों में वकीलों की हंसी और बहसें गूंजती थी वहां आज सन्नाटा था। हर कोई जान चुका था कि शारदा देवी का केस अब सिर्फ एक बूढ़ी औरत का मामला नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा बन चुका है। अमित कुमार, जो अब जज साहब थे, अपने चैम्बर में अकेले बैठे थे। टेबल पर फाइलें फैली हुई थी, लेकिन उनकी आंखें कागजों पर नहीं थी। उनकी आंखों के सामने बार बार शारदा देवी का झुका हुआ चेहरा आ रहा था। वही चेहरा जिसने कभी उन्हें भूखे पेट खाना दिया था। उन्होंने गहरी सांस ली। आज अगर मैं डगमगाया, उन्होंने खुद से कहा, तो उस माँ के दूध का कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। सिस्टम का दबाव। उधर राघव के लिए ये समय सबसे कठिन था। जिस अदालत में वो कभी पूरे आत्मविश्वास से खड़ा होता था, आज उसी अदालत में उसकी नजरें झुकी रहती थी। वो अपने ऑफिस में बैठा था जब फोन बजा। दूसरी तरफ एक भारी आवाज थी, राघव जी, आप समझदार आदमी हैं, पुराने मामले को क्यों खाड़ रहे हैं? राघव समझ गया, ये वही लोग थे जिनके इशारे पर सालों पहले शारदा देवी को फंसाया गया था। अब बात अदालत में होगी, राघव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। फोन कट गया, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी थी। असली गुनहगार शारदा देवी को जिस चोरी में फंसाया था, वो चोरी किसी आम घर की नहीं थी। वो मामला था ठाकुर साहब के घर का, पटना के एक बड़े ठेकेदार और प्रभावशाली आदमी का। ठाकुर साहब का नाम सुनते ही पुलिस, नेता और अफसर सब सतर्क हो जाते थे। उस दिन उनके घर से कुछ जरूरी कागज और नकदी गायब हुई थी और शक की सुई सीधी जाकर रुकी थी शारदा देवी पर। क्यों? क्योंकि शारदा देवी ने एक दिन ठाकुर साहब की पत्नी को ये कहते हुए अपमानित कर दिया था, गलत कमाई का पैसा कभी चैन नहीं देता। बस यही बात उनके गले की फांस बन गई थी। नई सुनवाई की तैयारी। अदालत में दोबारा सुनवाई की तारीख तय हो चुकी थी। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग, सबकी निगाहें इस केस पर टिकी थी। अमित ने साफ आदेश दिया था, हर गवाह, हर सबूत नए सिरे से परखा जाएगा। पहला गवाह था वो पड़ोसी जिसने दावा किया था कि उसने शारदा देवी को चोरी करते देखा था। जब वो गवाही देने खड़ा हुआ तो उसके हाथ कांप गए। राघव ने उससे सवाल किया, आपने कहा था कि चोरी की रात 10 बजे हुई थी, लेकिन उस समय बिजली कट रही थी, है ना? गवाह चुप हो गया। और आपने ये भी कहा था कि आपने शारदा देवी को साफ देखा था। राघव ने आगे पूछा, अंधेरे में बिना बिजली के। गवाह की आवाज टूट गई, मुझसे गलती हो गई थी साहब। कोर्ट में हलचल मच गई। सच का एक और दरवाजा। दूसरा गवाह था एक पुलिस अधिकारी जिसने जांच की थी। अमित ने सीधे सवाल किया, क्या आपने घटना स्थल से फिंगरप्रिंट्स लिए थे? पुलिस अधिकारी हिचकिचाया, नहीं माय लॉर्ड। क्यों? अमित की आवाज सख्त थी, ऊपर से दबाव था। पुलिस अधिकारी ने धीरे से कहा,
ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। राघव का आत्मसंघर्ष हर गवाही के साथ राघव के भीतर कुछ टूटता जा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने कानून की किताबों को तो समझा, लेकिन इंसान को नहीं समझ पाया। वो रात को शारदा देवी के पास गया। वो चुपचाप चारपाई पर बैठी थी। माँ राघव ने कहा, अगर उस दिन मैं सच देखने की कोशिश करता। शारदा देवी ने उसकी बात काट दी। बेटा, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। उन्होंने उसकी तरफ देखा, लेकिन जो गलती मान ले वही बड़ा होता है। राघव की आंखें भर आईं। ठाकुर साहब की चाल। उधर ठाकुर साहब बेचैन हो चुके थे। उन्हें लगा कि एक गरीब औरत को कुचल देना आसान होगा, लेकिन अब मामला उनके हाथ से निकला जा रहा था। उन्होंने अपने आदमी भेजे, कभी धमकी कभी लालच। एक रात राघव के घर के बाहर गाड़ी रुकी। एक आदमी उतरा और बोला कि इससे हट जाइए, जो चाहे मिल जाएगा। राघव ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब सिर्फ न्याय मिलेगा। अमित का फैसला। अगली सुनवाई से अमित ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने आदेश दिया कि ठाकुर साहब को अदालत में पेश किया जाए। जब ठाकुर साहब कोर्ट में आए तो पहली बार उनका आत्मविश्वास जगमगाया। अमित ने सीधे पूछा, आपकी पत्नी शारदा देवी से क्या कहा था? उस दिन ठाकुर साहब चुप रहे। क्या ये सच है? अमित ने आगे कहा कि आपने पुलिस पर दबाव डालकर केस बनवाया। अब अदालत में सांसें थम चुकी थी। माँ का साहस। तभी शारदा देवी खड़ी हुई। उनकी आवाज में अब डर नहीं था। माय लॉर्ड, उन्होंने कहा, मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, लेकिन झूठी नहीं हूँ। उन्होंने ठाकुर साहब की तरफ देखा। आपने मेरी इज्जत छीनी, लेकिन सच नहीं छीन पाए। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा, जिसे तुरंत शांत कराया गया। टूटता हुआ घमंड सबूत दर सबूत सामने आते गए। एक पुराना नौकर सामने आया, जिसने कबूल किया कि चोरी उसने की थी। ठाकुर साहब के कहने पर अब ठाकुर साहब का चेहरा पीला पड़ गया। अमित ने हथौड़ा उठाया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शारदा देवी को जानबूझकर झूठे केस में फंसाया गया। शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, इंसाफ के थे। अधूरी जीत। हालांकि फैसला अभी बाकी था। कानून की प्रक्रिया लंबी थी और असली सजा अभी दूर थी। अमित जानते थे ये लड़ाई सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि उस हर माँ की है जो सिस्टम के नीचे दबा दी जाती है। राघव ने पहली बार सुकून की सांस ली। उसने महसूस किया कि आज वो वकील नहीं, एक बेटा बन पाया है। पटना हाई कोर्ट की वो सुबह इतिहास बनने जा रही थी। आसमान साफ था, लेकिन अदालत के भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। चारों तरफ वकील की फुसफुसाहट, मीडिया के कैमरे और आम लोगों की उत्सुक निगाहें। सब कुछ इस एक फैसले पर टिका हुआ था। शारदा देवी अदालत के कोने में बैठी थी। आज उनके चेहरे पर डर नहीं था। 60 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार महसूस किया था कि सच भले ही देर से आए, लेकिन जब आता है तो सिर ऊंचा करके जाता है। राघव उनकी बगल में बैठा था। वही राघव जिसने कभी कानून के नाम पर अपनी माँ को जेल भिजवाया था। आज उसकी आंखों में पश्चाताप था और दिल में एक ही दुआ, काश समय पीछे लौट सकता। अमित, जो अब सिर्फ जज नहीं बल्कि एक बेटे की तरह उस अदालत में खड़े थे, अपने चैम्बर से बाहर आए। कोर्ट अटेंडेंट की आवाज गूंजी, कोर्ट शुरू होती है। सब खड़े हो गए। अंतिम सुनवाई। अमित ने फाइल खोली। उनकी आवाज में आज सख्ती नहीं बल्कि स्पष्टता थी। इस अदालत ने पिछले कई दिनों में सभी सबूतों, गवाहों और तथ्यों की गहराई से जांच की है। उन्होंने एक एक करके तथ्य गिनाने शुरू किए। झूठे गवाह, पुलिस पर दबाव, सबूतों से छेड़छाड़ और एक गरीब औरत को जानबूझकर फंसाने की साजिश।
पूरा कोर्ट सन्न था। फिर अमित की आवाज गूंजी, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शारदा देवी निर्दोष है। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। माँ की रिहाई, आत्मा की मुक्ति। शारदा देवी को पहले दी गई सजा रद्द की जाती है। अमित ने आगे कहा, और राज्य सरकार को आदेश दिया जाता है कि उन्हें गलत कैद के लिए मुआवजा दिया जाए। शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने दिवंगत पति से कह रही हूं, देख लिया, सच जीत गया। अदालत में बैठे कई लोग रो रहे थे। असली दोषियों का फैसला। अब अमित की नजर ठाकुर साहब पर गई। वो व्यक्ति जो कभी ताकत के घमंड में किसी को भी कुचल देने का दम रखता था, आज कटघरे में खड़ा कांप रहा था। ठाकुर साहब, अमित बोले, आप पर झूठा मुकदमा रचने, सबूत मिटाने और न्याय व्यवस्था से खिलवाड़ करने का अपराध सिद्ध होता है। फैसला सुनाया गया, कठोर कारावास और जुर्माना। उसी पल अदालत में सिर्फ एक आदमी नहीं टूटा, एक सोच टूटी कि पैसा और ताकत सब कुछ खरीद सकते हैं। राघव का प्रायश्चित फैसले के बाद राघव अचानक खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अमित ने सिर हिलाया। राघव ने सबके सामने कहा, मैंने कानून की किताबों को इंसान से ऊपर रखा। मैंने अपनी माँ को नहीं समझा। उसने शारदा देवी की ओर देखा और झुक गया। मैं आज अदालत के सामने ये स्वीकार करता हूँ कि उस केस को लड़कर मैंने सबसे बड़ा अपराध किया। पूरा कोर्ट चुप था। मैं वकालत छोड़ने का फैसला करता हूँ, राघव ने कहा, और बाकी जिंदगी उन लोगों के लिए लड़ूंगा जो मेरी माँ की तरह बेआवाज होते हैं। जज का अंतिम शब्द अमित की आंखें भर आई। कानून तभी महान होता है, उन्होंने कहा, जब वो इंसानियत के साथ चले। उन्होंने शारदा देवी की ओर देखा। माँ, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन इंसान बनाया। आज अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तो आपके संस्कारों की वजह से। शारदा देवी उठी। कांपते हाथों से उन्होंने अमित के सिर पर हाथ रखा। खुश रहे, बस इतना ही कहा। अदालत के बाहर, कोर्ट के बाहर भीड़ जमा थी। जब शारदा देवी बाहर आई, लोगों ने रास्ता बना दिया। आज वही औरत जिसे कभी चोर कहा गया था, सम्मान से चल रही थी। राघव उनके साथ था। इस बार बेटे की तरह समय के साथ। कुछ महीने बाद शारदा देवी उसी पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब घर की दीवारों पर रोशनी थी। राघव ने पटना में एक गुप्त कानूनी सहायता केंद्र खोला, जिसका नाम रखा शारदा न्याय सेवा। अमित अब भी जज थी, लेकिन हर फैसले से पहले उन्हें एक माँ की साड़ी, चूल्हे पर चढ़ी चाय याद आ जाती। दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।